देश की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक आपने कहा, इस प्रकार से अलग अलग जब हम लोगों को कैटेगराइज करेंगे तो मुझे लगता है उस रूप में महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। महिला शक्ति को महिला शक्ति के आधार पर ही देखा जाना उचित होगा। तो ये वाला जो समय है मुझे लगता है कि उसके लिए एक स्वर्णिम काल है जिसमें वो अपने आप को वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार कर सकती है कि वो देश की संसद में, देश की विधानसभा में जाकर के अपने विचारों को रखेगी और उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। हमको जिस प्रकार का कोई भी कानून बनता है उसको धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से बात करना उचित नहीं होगा। ये नारी शक्ति की बात है। राजनीतिक क्षेत्र में लगातार जो देखने में आता है कि परिवारवाद है, वंशवाद है, इस प्रकार की जो चीजें हैं कि अगर किसी महिला को लड़ाना है तो परिवार से, जो खुद राजनीति में है तो पत्नी को लड़ाएंगे, बहन को लड़ाएंगे, बेटी को लड़ाएंगे, तो इसको कैसे तोड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो अधिनियम है इसके माध्यम से वास्तविक जो नेतृत्व है वो उभर करके सामने आएगा। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पास हो गया। लंबे इंतजार के बाद 20 सितंबर 2023 को यह बिल लोकसभा में पास हुआ। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज वेब दुनिया पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर माला सिंह ठाकुर। डॉक्टर माला सिंह ठाकुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 2 दशक से लंबी अवधि से महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही हैं। माला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माला जी, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस महिला आरक्षण बिल की हम बात कर रहे हैं, सरल शब्दों में वो क्या है और उसके हाइलाइट्स क्या हैं? मुझे लगता है गरिमा जी, मैं इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही कहना पसंद करूंगी और हम सभी के लिए गर्व का विषय है। ऐतिहासिक दिन बना है जी। एक क्रांतिकारी कदम जो है वो देश में उठा है जी। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसके अंतर्गत लोकसभा में और विधानसभा में 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अभी लगभग ऐसा ध्यान में आता है कि 14 से 15% महिलाएं जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस माध्यम से किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो देश की आधी आबादी है, जब हम पूरे देश में देखते हैं तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की सहभागिता नहीं हो। तो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों ना हो। तो ये जो अधिनियम है मुझे लगता है कि एक बड़ा जो है उपहार महिलाओं के लिए है। किस प्रकार से पूरे देश भर में हम देखते हैं 545 सांसदों में से अभी जो है 82 सांसद महिलाएं हैं। अगर ये अधिनियम को हम देखते हैं तो जब परिसीमन के बाद और जातिगत जनगणना के आधार पर जब हम देखेंगे कि लागू होगा तो 181 महिलाएं जो है वो संसद में जाएंगी। तो बहुत बड़ी संख्या में जो है मातृशक्ति के संसद में पहुंचने के कारण एक अलग परिदृश्य सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि मूल रूप से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो देश की जो आधी आबादी है उसका जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, उसको प्रणाम करने का एक अवसर जो है मुझे लगता है कि सरकार ने सभी को दिया है। बिल्कुल। आपने आधी आबादी की बात की, आपने कहा कि अब 181 महिलाएं जो हैं वो लोकसभा में दिखाई देंगी। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो ये प्रतिशत भी आधा क्यों नहीं है, 50% क्यों नहीं, 33 क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज धीरे धीरे शुरू होती है। न्यूजीलैंड और यूएई की संसदों में हमको ध्यान में आता है कि वो आंकड़ा 50% है। जी हाँ। और इसकी जो जानकारी हम सबको है कि आगामी 15 वर्ष के बाद इसमें फिर से संशोधन किया जाएगा। और बीच में भी अगर ऐसा कोई विषय आता है तो स्वाभाविक है कि कोई भी अगर नियम है, कानून है और युगानुकूल अगर उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो होता ही है। पहले एक शुरुआत तो होना ही चाहिए। जब बीज रोपेंगे, धीरे धीरे उसको खाद देंगे, पानी देंगे और उसका परिणाम आने लगेगा। जब ऐसा लगेगा कि फलीभूत वो हो गया है तो आगे और कैसे जो है उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, जैसे किसान मेहनत करता है, ठीक वैसे ही मुझे लगता है कि ये प्रथम दृष्टिया 33% है और जल्द ही जो भारत की आबादी, आधी जो आबादी है वो 50% जो है वो दिखाई देगी। जी। जब हमने बातचीत शुरू की तो आपने कहा कि आप इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहना पसंद करेंगी। जी। तो इसके पीछे क्या विचारधारा है, क्यों नाम बदला गया? मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस देश में रहते हैं वो संस्कार संस्कृति का देश है, जहां स्त्री को कभी भी दोयम दर्जे का नहीं माना गया। कुछ वर्षों की अगर गुलामी और दास्ता की बात की जाए, वो एक समय जो है जिसने हमारी सारी परिस्थितियों को बदला। ये तो वो देश है जहां पर माता सीता ने स्वयंवर से भगवान श्री राम का वरण किया था। ये वो देश है जहां पर गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषाला जिस प्रकार की जो हैं वैदिक काल की जो स्त्रियां हैं जिन्होंने ऋचाएं लिखी हैं। तो हमारे यहाँ स्त्री को कभी दोयम दर्जे का नहीं माना गया।
तो स्त्री का जो शक्ति है, स्त्री का जो सामर्थ्य है, उसका वंदन करने का ये अधिनियम है। इसलिए मुझे लगता है कि नारी का जो शक्ति है वो जान करके और इस अधिनियम को बनाया गया है, तो नारी के अंदर की शक्ति के वंदन करने का अधिनियम है, इसीलिए इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहना ज्यादा उपयुक्त है। जब ये बिल लोकसभा में कल आया और पास हुआ तो सभी ने इसका स्वागत किया और देश भर की महिलाओं ने जश्न मनाया, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारी पार्टियों ने यह भी कहा कि इस बिल में ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना मुझे चाहेंगे? व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो उसे जाति, धर्म, पंथ, मत, भाषा के आधार पर बांटना उचित नहीं है। महिला है तो उसका शक्ति सामर्थ्य कोई भी है वो एक जैसा है। दूसरा, मुझे लगता है कि इसमें कुछ तकनीकी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण इसे इस प्रकार से बनाया गया होगा, और जैसा मैंने कहा कि इन सब चीजों में परिवर्तन संभव है। और अभी तो जैसे ड्राफ्ट तैयार है, और भी कौन सी चीजें इसमें जोड़ी जा सकती हैं, तो युगानुकूल परिवर्तन की जैसी बात की है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे ही। जहां तक हम बात करते हैं कि देश की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक आपने कहा, इस प्रकार से अलग अलग जब हम लोगों को कैटेगराइज करेंगे तो मुझे लगता है उस रूप में महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। महिला शक्ति को महिला शक्ति के आधार पर ही देखा जाना उचित होगा। सुनने में आया है कि ये अधिनियम तभी लागू होगा जब जनगणना या परिसीमन तय होगा, तो ऐसे में अभी फिर से इसे लागू होने में लंबा इंतजार हमें करना पड़ेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि कोई भी परिवर्तन जो है उसको आने में समय लगता है। 27 वर्षों के एक लंबे कालखंड के बाद अब हम इस स्थिति में आए कि जो है सदन में सभी जो दल हैं वो सहमत हुए और ये अधिनियम पास हुआ। जहां तक ये सवाल है कि इसकी प्रासंगिकता अभी क्या है, तो मुझे लगता है कि हर वो महिला जो ऐसा सोचती है कि उसे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, देश के एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपने आप को वो देखती है, तो ये वाला जो समय है मुझे लगता है कि उसके लिए एक स्वर्णिम काल है जिसमें वो अपने आप को वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार कर सकती है कि वो देश की संसद में, देश की विधानसभा में जाकर के अपने विचारों को रखेगी और उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगी। हम देखते हैं आज भी समाज में महिलाओं के खिलाफ कई सारे अत्याचार देखने में आते हैं जी। आपको लगता है जब देश की संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो हम महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की बात पुरजोर तरीके से कर पाएंगे? स्वाभाविक है, महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और जिस प्रकार से एक स्त्री सोचती है, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें सोचने के लिए, विचार करने के लिए एक अलग दृष्टि दी है। उस संवेदनशीलता के साथ, उस भावनात्मक लगाव के साथ जब कोई महिला इस प्रकार के किसी भी विषय को सोचती है तो कोई समस्या पर जब उसका ध्यान जाता है तो स्वाभाविक है कि जब उसका समाधान है तो वो सुखद ही होता है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी कुरीतियां जो हैं वो देश से हमको जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जब हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, दहेज प्रताड़ना की बात करते हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें लगातार कमी आई है। तो जैसे ही जो प्रतिनिधित्व है वो करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिला विषय जितने भी सारे विषय हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रमुखता से देश भर में उन पर विचार होगा, उन समस्याओं का समाधान करने में मुझे लगता है आसानी होगी। हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नारियों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उन पर रोकथाम हो। ऐसे में मैंने पढ़ा कि इंटरनेट पे एक महिला कहती हुई दिखी, जब मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई अपराध या अत्याचार होता है तो संसद के मंत्री और महिला नेता चुप हो जाते हैं। ऐसे में जब आरक्षण में उनका स्थान नहीं होगा तब उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा और उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? गरिमा जी, मैंने पहले भी कहा कि इस बिल को या हमको जिस प्रकार का कोई भी कानून बनता है उसको धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार से बात करना उचित नहीं होगा, ये नारी शक्ति की बात है। दूसरा, आपने कहा कि महिलाओं पे होने वाले अत्याचार और इस प्रकार के जो विषय हमारे सामने आते हैं, तो मैं और व्यक्तिगत रूप से हमारी जो पूरी टीम है, हम लगातार शक्ति शिविरों के माध्यम से महिलाओं के बीच में काम करते हैं, युवतियों के बीच में काम करते हैं और उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। जब आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए जाते हैं तो कभी भी बाइफरकेशन नहीं करते कि इनको सिखाएंगे और इनको नहीं सिखाएंगे। उसमें सभी प्रकार की युवतियां उसका हिस्सा होती है। कल भी हम ऐसा एक शक्ति शिविर लगाने वाले हैं, उसको इसे आप थोड़ा विस्तार से समझाइए कि उन शिविरों में आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? सामान्यतः नवरात्रि के पूर्व हम इन शिविरों का संचालन करते हैं। उसमें विभिन्न महाविद्यालयों में जाकर के, युवतियों के बीच में जाकर के उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाना, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में बातचीत करना, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से वो कैसे जुड़ी रह सकती हैं। ऐसा है कि आधुनिकता के साथ तो चलना चाहिए लेकिन आधुनिक रहे विचारों से और बंधे रहे संस्कारों से, इस बात को हम लगातार कहते हैं।
ये सारी बातें हम उनके बीच में करते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हम सबको ध्यान में आते हैं जहां ऐसा ध्यान में आता है कि लड़कियां बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं, लेकिन कहीं तो भी जब वो बातचीत नहीं कर पाती हैं तो उसका हल नहीं मिल पाता। मंचलों से कैसे निपटना है, मजनुओं से कैसे निपटना है, सिर्फ बहुत सारे विषयों पर हम वहाँ बातचीत करते हैं। बहुत सारी समस्याएं, उनकी बहुत जो आंतरिक समस्याएं होती हैं उनके बारे में वो हमसे प्रश्न करती हैं, बातचीत करती हैं, तो हम उनका समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। जब राजनीति में हम महिलाओं की बात करते हैं, उनके आने की बात करते हैं, और अब ये प्रतिशत बढ़ने वाला है, ऐसे में हम दुनिया में सुनते हैं कई लोगों के अपने अपने मत होते हैं कि राजनीति जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये यहाँ पर उनकी सफलता की जो गुंजाइश है वो काफी कम होती है। जी, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है जहां तक राजनीति में महिलाओं की सफलता की गुंजाइश कम होती है तो मैं इसको ठीक नहीं मानती। आज हम देश में जिन भी बड़े दलों की तरफ देखते हैं या ऐसी बड़ी अलग अलग संस्थाओं की तरफ देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वहां पर महिलाएं स्थापित हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियों को जब देखते हैं जो प्रतिष्ठित हैं, बड़ी हैं, तो ध्यान में आता है कि एक राजनीतिक पार्टी की जो प्रमुख है वो कई समय तक महिला रही। दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वहां सुषमा स्वराज जी जैसी, स्मृति ईरानी जी जैसी और निर्मला सीतारमण जी जैसी स्त्रियां हैं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की जो प्रमुख हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, वो भी महिला हैं जी। तो राजनीति में महिला सफल नहीं होगी तो ये मुझे लगता है कि केवल बोलते हैं ना, बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा, उस प्रकार का मुझे लगता है कि एक शगुफा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर महिला राजनीति में होगी तो वो बहुत अच्छे से राजनीति कर सकती है, जो घर का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकती है, अपने कार्यालय का प्रबंधन अच्छे से कर सकती है, अपने व्यापार व्यवसाय का प्रबंधन अच्छे से कर सकती है, परिवार समाज का प्रबंधन अच्छे से कर सकती है, तो वो राजनीतिक प्रबंधन अच्छे से कैसे नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय ही नहीं है ऐसा। दूसरा जो आपने बोला कि जब इस प्रकार से जब हम देखते हैं परिदृश्य में, तो महिलाओं की जब बात करते हैं तो सुरक्षा का जहां तक विषय है, जैसा मैंने बताया कि हम मन से सोचते हैं कि हम कमजोर हैं और हम मन से ही सोचते हैं कि हम बहुत सक्षम हैं, हम बहुत सबल हैं। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जी। अगर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके जब घरों से इस प्रकार के क्षेत्र में आएगी तो राजनीतिक शुचिता भी बढ़ेगी। जब राजनीतिक शुचिता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि जो राजनीति के संस्कार हैं, नैतिकता की बात करते हैं, मौलिकता की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें स्वाभाविक रूप से उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। और जो अपराध हैं और जो सुरक्षा की हम बात करें तो मुझे लगता है कि वो अपने आप ये सारी चीजें नगण्य होती चली जाएंगी। आपने बात की कि देश की दो बड़ी पार्टियों में महिला सशक्त रूप से काम कर रही हैं, और आपने बात की कि देश का प्रतिनिधित्व भी अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला हैं। लेकिन इतने बड़े देश में, इतने सारे राज्यों में अगर हम देखें तो एक ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बाकी किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या ये सोच है कि महिलाओं को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, राजनीति में वो आए लेकिन जो पहला पद है वहां पे उनकी भूमिका, उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित कर पाएंगे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो इसीलिए आया है कि राजनीतिक क्षेत्र में लगातार जो देखने में आता है कि परिवारवाद है, वंशवाद है, इस प्रकार की जो चीजें हैं कि अगर किसी महिला को लड़ाना है तो परिवार से, जो खुद राजनीति में है तो पत्नी को लड़ाएंगे, बहन को लड़ाएंगे, बेटी को लड़ाएंगे, तो इसको कैसे तोड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो अधिनियम है इसके माध्यम से वास्तविक जो नेतृत्व है वो उभर करके सामने आएगा। और स्वाभाविक है कि आगे आने वाले समय में कई राज्यों की मुख्यमंत्री महिला होंगी और मुझे लगता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री भी महिला के रूप में हमें मिलेंगी। क्योंकि महिलाओं की राजनीति में आने की बात हो रही है, आप लंबे समय से सक्रिय हैं, सामाजिक कामों में भी काफी एक्टिव हैं। यदि आपको आने वाले समय में भविष्य में एक मौका मिलता है कि आप किसी बड़े पद पर आकर काम करें, तो आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है कि हम तो संघ संगठन का काम करते हैं, संगठन जैसा आदेश देता है वैसा काम करते हैं। राजनीति में महिलाओं को बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हमको दिखाई देती हैं तो एक महिला बहुत अच्छे ढंग से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर सकती है, पूरी शुचिता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम कर सकती है। अगर उस महिला में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य आना चाहिए। आज वेब दुनिया पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़ी और इस विषय पर इतने विस्तार से हमसे चर्चा की, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी।